हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित के ऊपर। और अभी अभी सेकंड ओडीआई इंडिया वर्सेस इंग्लैंड समाप्त हुई है और इंडियन फैंस के लिए बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है। इंडियन फैंस का और इंडियन क्रिकेट टीम का दोनों का यहाँ पे आज का दिन बहुत ही ख़राब और बहुत ही पुअर गया है, जिसके मेन कल्प्रिट इंडियन बैट्समैन होंगे। और इंडियन बैट्समैन ने मतलब जो टोटल मिला था, मुझे उस टोटल से उतनी हैरानगी नहीं थी कि ये टोटल अनचेजेबल है इस पिच पर पर्टिकुलरली, या इस बॉलिंग अटैक के सामने ये अनचेजेबल होगी। बट बहुत ही इररेस्पॉन्सिबल और बहुत ही पुअर क्रिकेट शो किया इंडियन बैट्समैन ने। मुझे नहीं लग रहा था कि कोई भी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के मैच खेलने आ रहा था। बट फिलहाल जो हुआ सो हुआ। सो पहले बात कर लेते हैं इंग्लैंड टीम की, जिन्होंने आज अगेन टॉस हार करके रोहित शर्मा ने टॉस जीता और इंग्लैंड को दावत दी कि आप फर्स्ट बैटिंग करें। इंग्लैंड टीम मायूस जरूर थी कि फर्स्ट बैटिंग करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि वो भी बॉलिंग करना चाहते थे। लेकिन टॉस हारने के बाद उन्हें बैटिंग के लिए जब मौका मिला तो स्टार्ट बहुत उन्होंने बहुत ही समझदारी भरा किया था। और स्टार्ट बहुत ही कॉशियसली उन लोगों ने स्टार्ट किया, जो कि एक समय पे बहुत मतलब 4-5 का रन रेट चल रहा था और बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी गई जेसन रॉय के द्वारा कि वो एक तो वो टच में नज़र भी नहीं आ रहे थे और बहुत सारा मिस्ड अपॉर्चुनिटी उन्होंने फेस किया, कैच आउट का, रन आउट का, और एक दो बार एजेस भी बीट हुए उनके। लेकिन वो अपने उस लक को ज़्यादा देर राइड नहीं कर सके और एंड में हार्दिक पांड्या के शिकार हुए। मेरे ख्याल से 9वां या 10वां ओवर में वो आउट हुए थे और वो कुल मिलाकर के टोटल 23 रन ही बना सके अपने निजी स्कोर को। और जो ये 23 का जो उन्होंने स्कोर किया, उन्होंने वो टोटल मेरे ख्याल से 32-30 गेंदें खेली और 3-4 बाउंड्रीज लगाई, एक सिक्स भी लगाया। बट वो उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे थे या उस टच में नज़र नहीं आ रहे थे कि जिस तरह से जेसन रॉय को हम लोग देखने के आदी हैं। जेसन रॉय बहुत ही ताबड़तोड़ और बहुत ही फास्ट पेस पे खेलने वाले प्लेयर हैं। बट स्ट्रेस क्लियर दिख रहा था कि वो फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो एक एक रन के लिए जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उल्टा जॉनी बेयरस्टो जो उनके दूसरे पार्टनर थे, वो बहुत ही फ्रीली खेल रहे थे, बहुत आराम से सिंगल डबल बाउंड्री जब मर्जी वो अपना स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे। और उन्होंने भी 38 रनों की पारी खेली, उनकी भी रन बॉल इनिंग रही। और जॉनी बेयरस्टो ओवर एग्रेशन के चक्कर में युजवेंद्र चहल को हटकर मारने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हुए और इंग्लैंड को दूसरा झटका इस तौर पे मिला था। इस उनके आउट होने के बाद बेन स्टोक्स पिच पर आए और बेन स्टोक और जो रूट दोनों ने मिलकर के थोड़ी बहुत अच्छी पारी को संभालने की कोशिश की। बट अगेन दूसरे या तीसरे ओवर में ही युजवेंद्र चहल ने उनको भी विकेट के सामने सीधा पाया और विकेट को मतलब एलबीडब्ल्यू को आउट करार दिए गए। एलबीडब्ल्यू से वो नाखुश जरूर थे, रिव्यू भी लिया उन्होंने, बट क्लियरली बॉल जो थी वो स्टंप को हिट कर रही थी और पिच भी वो विद इन द स्ट्रिप जो होती है मिडिल लाइन की, उस पर हुई थी। विकेट पे ही स्ट्रिप पिच हुई थी बॉल और विकेट को हिट भी कर रही थी। इसके बाद वो जो उन्होंने रिव्यू लिया था इंग्लैंड, उससे रिव्यू भी लॉस हुई। और इसके बाद फिर जब पिच पर लियाम लिविंगस्टोन आते हैं और वो और स्टोक्स दोनों मिलकर के इजीली रन बना रहे थे, कुछ अच्छे रैपिड पेस के साथ वो लोग खेल रहे थे। लेकिन और देखा गया कि बेन स्टोक्स एक ही ओवर में 4-5 कंटिन्यूस रिवर्स स्वीप लगाए जा रहे थे। वो ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल हो गए थे कि युजवेंद्र चहल के अगेंस्ट में वो रिवर्स स्वीप लगा रहे थे और युजवेंद्र चहल ने वैसे ही बॉल किया जो उनको जो रूट को किया था उन्होंने, कि आगे पटकी हुई बॉल को आप बहुत मुश्किल से ही कनेक्ट कर पाते हैं स्वीप और रिवर्स स्वीप के लिए। और वो मिस हुआ और मिस सीधा उनके पैडों पर लग रहा था। उन्होंने भी रिव्यू लिया और इंग्लैंड ने अपने दोनों रिव्यू वहीं पे गंवा दिए और विकेट भी उनका लूज हुआ। और मेरे ख्याल से हार्डली 100 ऑड रन हुए थे और इंग्लैंड के आधी टीम पवेलियन के ऊपर लौट गई थी। इसके बाद मोइन अली और लियाम लिविंगस्टोन ने क्रीज को संभाला, पारी को संभाला और कुछ 48-47 रनों की साझेदारी हुई दोनों के बीच में। और ज़्यादा एग्रेसिव लियाम लिविंगस्टोन थे, जिन्होंने हार्दिक पांड्या के बाउंसर का बहुत ही कड़ा प्रहार किया। एक ही ओवर में शायद 1-2 बाउंड्रीज और एक छक्का भी लगाया उनको। बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव खेल रही थी लियाम लिविंगस्टोन और इंग्लैंड की टीम। फिर अचानक से हार्दिक पांड्या ने उन्हें फिर से एक बाउंसर किया
और वो ओवर एग्रेशन के चक्कर में उन्होंने हुक किया और सीधा वो कैच दे बैठे बाउंड्री लाइन पर। और वहाँ पे इंग्लैंड का छठवां विकेट गिरता है 152 या 154 रन के आसपास। उसके बाद पिच पर आते हैं डेविड विली। यहाँ से इंडियन टीम ने अपनी जो गिरफ्त थी वो छोड़ी। मैं यहाँ पे दाद दूंगा रोहित शर्मा की कैप्टनसी का कि जब देखा उन्होंने कि छठवीं विकेट शायद 25 से 26वें ओवर में ही गिर गई थी, उसी समय वो जसप्रीत बुमराह को लेकर के आए कि हमें यहाँ पे 1-2 विकेट और मिल जाएगी तो हम इंग्लैंड को पौने 200 के अंदर में रोक लेंगे। वहाँ पे बुमराह ने उनसे मिस टाइम भी करवाया, बाउंसर पटकी जो विली को, और विली उसका ऑलमोस्ट वो शिकार भी बन गए थे। उन्होंने हुक किया और मिस टाइम हुआ और प्रसिद्ध कृष्णा ने वहाँ पे कैच ड्रॉप किया। ये सब चीज़ें क्रिकेट में होती रहती है फ्रेंड्स की कैच ड्रॉप हो रही है, ये हो रही है, लेकिन यहाँ इंडियन टीम को उस समय अगर वो कैच पकड़ लेती तो बिलीव मी जो विली और मोइन अली के बीच में पार्टनरशिप लगी, ऑलमोस्ट 60-65 रनों की उन्होंने पार्टनरशिप की, जो कि वहाँ पर उस समय पे अगर वो विकेट मिल जाती तो वो पार्टनरशिप भी नहीं होती और इंग्लैंड कोलैप्स कर जाता अनदर 171-185 रनों पर। और इतना रन इंडिया आसानी से बना लेता। इतना जो प्रेशर था इंडिया का, अगर 3-4 विकेट स्टार्टिंग में गिर भी गए तब भी वो इंडिया बना लेता, लेकिन यहाँ पे इंडिया से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। उसके बाद 210 रन के आसपास जब मोइन अली आउट हुए तो डेविड विली और ये सब मिलकर के अनदर 35-36 रन का लोअर ऑर्डर, मतलब जो टेल था उनका 35-36 रन और मार दिया उन्होंने। तो इंडिया को कंप्लीट 246-247 रन का टारगेट मिला। इंडियन टीम उस समय भी बहुत खुश होगी कि ये टारगेट हमको, अगर टॉस के समय में कोई बोलता हो इंडियन टीम को कि आपको 247 का टारगेट मंजूर है क्या, तो वो दोनों हाथ से आराम से इसको कबूल कर लेती। तो वो ऐसा हुआ भी और वो 247-250 के अंदर में इंग्लैंड को रिस्ट्रिक्ट कर पाई। जब इंग्लैंड की टीम की बॉलिंग के टाइम पे आई तो मैं देख रहा था कि जॉस बटलर और जितने भी उनके सीनियर प्लेयर हैं वो उतने खुश नहीं हैं, बॉडी उनकी डाउन है, बट फिर भी इंडियन टीम ने स्टार्टिंग कॉस्ट मतलब बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ स्टार्ट किया। फर्स्ट ओवर मेडन हुआ, सेकंड ओवर मेडन हुआ, इनफैक्ट थर्ड ओवर भी लेग बाई से ही रन बने थे तो उसको भी आप मेडन काउंट कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ या फिफ्थ ओवर में जब रीस टॉपली ने रोहित शर्मा को बॉल की, अगेन रोहित शर्मा की वही ओल्ड कमजोरी कि लेफ्ट हैंडर पे जब बॉल अंदर आती है तो उनको बहुत परेशानी होती है खेलने में, और चाहे वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हो, चाहे वो काउंटी का बॉलर हो या फिर लोकल गली मोहल्ले का भी बॉलर हो, रोहित शर्मा को स्ट्रगल होती है लेफ्ट हैंड। जिस तरह से विराट कोहली को ऑफ साइड द विकेट 5th या 6th स्टंप पे बॉल करो तो बहुत प्रॉब्लम होती है, विकेट अपना वो दे देते हैं, थ्रो कर देते हैं। उसी तरह रोहित शर्मा ने भी सेम वही बॉल अंदर लाइन पे बॉल पिच हुई और विकेट पे आई और अंपायर ने आउट दिया। इनिशियली लग रहा था कि अंपायर ने उन्हें कैच बिहाइंड का आउट दिया है और वो बॉल रोहित शर्मा के बैट पे लगी भी नहीं थी। रोहित शर्मा थोड़ा कॉन्फिडेंट थे कि ये बॉल मेरे बैट पे नहीं लगी है तो मैं नॉट आउट रहूँगा, लेकिन जब वो रिव्यू के लिए गए तो वहाँ बैट से तो बच गए वो, लेकिन एलबीडब्ल्यू साफ नज़र दिख रहा था और विकेट के तीनों स्टंप के करीब पाए गए वो और उनको आउट मिला। उसके बाद आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने आते ही 2-4 शॉटें बहुत अच्छी खेली डाउन द लाइन रीस टॉपली को और विली को। मुझे देख करके लगा कि वो फिर से आज सिल्की टच में हैं और अगर वो आराम से खेलते हैं तो वो अपने चेज मास्टर का जो टैग है उसको आज ले करके जाएंगे और हो सकता है तो आज विराट कोहली का दिन, लग रहा था ऐसा कि विराट कोहली का दिन होगा आज, बट ऐसा हुआ नहीं। और विराट कोहली भी अपना विकेट वही अपने जो ओल्ड कमजोरी है 5th और 6th स्टंप के बॉल को छेड़ना या फिर खेलना। और क्यों मुझे समझ में नहीं आता कि आप वो खेलते हो शॉट तो 1 रन के लिए क्यों इतना रिस्क लेते हो। अगर आपको खेलना है तो आप उसको, मतलब ये तो या तो आप माइंड में पूरा कर लो कि मेरे को वो बॉल छेड़ना नहीं है और 1 रन के लिए आप अपना विकेट गंवा करके आ रहे हो, या तो आप हिट जैसे 30-20 में वो आउट हुए थे, मुझे उतना खराब नहीं लगा था क्योंकि वो रन बनाने के चक्कर में और तेज खेलने के चक्कर में आउट हुए थे, वो बाउंड्री पिक करने के लिए आउट हुए वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जब सब कुछ कंट्रोल में चल रहा है, सब आप बैट से अब सीधा खेल पा रहे हो, बैट बॉल पर आकर के लग रहा है, उसके बाद भी आप थर्ड मैन की ओर सिंगल खेलने के लिए आप विकेट देकर जा रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि आपको रोटेशन करना है कि हाँ ओवर्स बहुत पड़े हुए थे, आप आराम से अपना पूरा दिन लेते, जबकि ऑलरेडी शिखर धवन आउट हो चुके थे और रोहित शर्मा आउट हो चुके थे। तो आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप टीम इंडियन को एक फ्लैगशिप ओनर की तरफ लेकर के जाते और एक कैप्टनसी, मतलब कैप्टन तो अब नहीं रहे लेकिन एक मैच्योर और एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग खेल कर जाते एक सीनियर प्लेयर की नज़र से। लेकिन वहाँ पर वो फेल हुए
और जब वो फेल हुए तो इंडिया का तीसरा विकेट डाउन हुआ था। रोहित शर्मा ने, सॉरी, विराट कोहली ने 16 रन बनाए थे अपने उस पारी में, और विराट कोहली से जस्ट 2-4 बॉल पहले ऋषभ पंत आउट होकर गए थे, तो वहाँ पे इंडिया के ऑलरेडी 3 विकेट गिर चुके थे। चौथा विकेट विराट कोहली का गिरा था। ऋषभ पंत के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे उनसे उतना निराशा नहीं हुई, क्योंकि उनका नेचुरल गेम है, वो खेलेंगे हिट करके, तो मुझे वो उससे फ़र्क नहीं लगा। बट हाँ, जो बॉल से आउट हुए वो थोड़ा वो मारना चाहते थे, मुझे लगा कि बैट का जो हैंडल है वो उनके हाथ पे घूम गया, ग्रिप पे, शायद ग्रिप पे कंट्रोल नहीं होगा, और वो घूमा और वो सीधा मिड ऑफ के पास कैच आउट हुए, जो कि वो खेलना चाहते थे लेग साइड पे अपना, लेकिन वो वहाँ पे प्लेस नहीं कर पाए और सीधा मिड ऑफ पे वो कैच दे बैठे। तो ये सब पार्ट एंड पार्सल है, चलता रहता है। रोहित हर मैच पे आपका ऋषभ पंत रन नहीं बनाएंगे। फिर उसके बाद 4 विकेट जब गिर गए तो सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या मैच पे थे, और उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप भी की और इंडिया को 70-80 रन तक लेकर के गए। एक समय पे ऐसा लग रहा था कि दोनों आराम से नेचुरल गेम अपना खेलेंगे और मैच को, इनिंग को, पारी को अच्छा संभालेंगे, लेकिन फिर से रीस टॉपली को वापस बुलाया जाता है ताकि वो विकेट निकाले, और वो उन्होंने फिर से विकेट निकाली। प्राइस विकेट थी आपकी सूर्य कुमार यादव की, और जब सूर्य कुमार यादव आउट हुए तो उसके बाद फिर इंडिया के साथ उस समय स्कोर 91 के आसपास कुछ थी, और सूर्य कुमार और यादव ने 27 रनों की एक अहम पारी खेली, जिसमें 2-3 बाउंड्रीज और एक छक्का भी मारा था, जो उनका फेवरेट शॉट है लेग साइड पे, पीछे थर्ड मैन की ओर जो वो करते हैं, वो मतलब शॉर्ट बॉल होती है और उसे वो पूरा उठा करके ले जाते हैं और थर्ड मैन की तरफ हो जाती गिरती है। बहुत ही अच्छा प्यारा खूबसूरत छक्का मारा था उन्होंने। लग रहा था एक समय कि एक अच्छे पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं, और हो सकता है आज ये अच्छा खेलें और टीम को एक अच्छे पोजीशन पर लेकर के जाएं। बट ऐसा अगेन नहीं हुआ, और हुए और प्ले डाउन होकर के वो बोल्ड होकर के अपना इंडिया की हाफ विकेट इंडिया की डाउन हुई, और इस हाफ विकेट डाउन में रीस टॉपली ने 3 विकेट ऑलरेडी निकाल चुके थे। एक आपका क्या बोलते हैं, विली ने लिया कोहली का, और एक कार्स ने लिया था ऋषभ पंत का विकेट, तो टोटल 5 विकेट गिर गए थे। इसके बाद पांड्या और जडेजा आकर के मैच को संभालने की बहुत कोशिश किया। पांड्या ने, मतलब पांड्या गलत शॉट खेल गए, मतलब मारा तो पूरा फोर्स से था, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि ग्राउंड अलोंग द ग्राउंड शॉट खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो टॉपेज लगा और ऊपर ब्लूम इतना हुआ। लेकिन एक समय पे ऐसा लग रहा था कि बॉल क्रॉस हो जाएगा 6 के लिए, लेकिन एकदम लास्ट मोमेंट पे वहाँ पे कैच आउट हुए, लियाम लिविंगस्टोन ने वो कैच लिया, और वो कैच के साथ ही इंग्लैंड ऑलमोस्ट मैच जीत चुका था। इंडिया उस समय 100 पे 6 विकेट गिर चुकी थी। इसके बाद फिर मोहम्मद सामी आए, और मोहम्मद सामी आकर के एग्रेसिव इनिंग खेल रहे थे। उन्होंने एक छक्का भी लगाया मोइन अली को आगे निकल करके, जो शॉट मारा ऑफ साइड पे, वो बहुत ही खूबसूरत शॉट लग रहा था। मतलब टॉप ऑर्डर के बैट्समैन उससे शॉट खेलते हैं, बट मोहम्मद सामी ने वो शॉट जब खेला तो उनमें भी बहुत खुशी हुई होगी कि मैंने भी अपनी टीम में योगदान दिया। और हर बॉल को वो शॉट मारने के चक्कर में, ओवर एग्रेसिव दिखाने के चक्कर में वो फिर आउट भी हुए। ऋषि टॉपली के भी वो शिकार हुए, और वो चौथा विकेट था ऋषि टॉपली का। उसके बाद फिर पांचवा आपका ऋषि टॉपली ने 5वां विकेट युजवेंद्र चहल का लिया, और फिर 6वां विकेट उसी ओवर में शायद क्या बोलते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा का लिया, जो कि स्लिप में, सॉरी, विकेट कीपर के पास कैच लग करके गया। तो इस प्रकार से ऋषि टॉपली ने 6 विकेट निकाले, और बुमराह के बराबरी, जो जैसा बुमराह ने फर्स्ट ओडीआई में 6 विकेट लिया था, उसी तरह ऋषि टॉपली ने भी इस इनिंग में 6 विकेट लिए इंग्लैंड की तरफ से, और एक करारा जवाब दिया अपने प्रशंसकों को और अपने आलोचकों दोनों को कि मैं इस फॉर्मेट में सूटेबल प्लेयर हूँ। अगर कोई फॉर्म प्लेयर या फिर अगर कोई सीनियर बॉलर अगर टीम में वापस भी आता है, तब भी मुझे कंसिडर किया जाए, क्योंकि मैं एक जेन्युइन मैच विनर हूँ, और मैं एक जेन्युइन एक विकेट टेकर बॉलर हूँ। आप मुझे विकेट टेकिंग के ऑप्शन के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड को यहाँ पे देखना होगा कि वो कब तक क्रिस टॉपली के साथ जाते हैं और कब तक उनको खिलाते हैं, क्योंकि जब क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर और ओली रॉबिन्सन हुए, ओली स्टोन हुए, मार्क वुड आएंगे, जब ये सब सारे, आदिल रशीद आएंगे, जब ये सब प्लेयर्स आएंगे तो एक ऋषि टॉपली को, उनको हो सकता है अपनी जगह छोड़नी पड़े, तो जो कि नाइंसाफ़ी होगी। ऋषि टॉपली एक अच्छे बॉलर, एक अच्छे स्विंग बॉलर के तौर पे नज़र आए इस टूर पे,
जो कि उन्होंने दोनों तरफ स्विंग करके बॉल को दिखाया और इंडियन टीम को बखूबी छकाया, और कि कैसे इस कंडीशन में बॉलिंग की जाती है, कैसे टॉप क्लास की बॉलिंग होती है। T20 में भी, थर्ड T20 में भी उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया था, और इस सेकेंड ओडीआई में भी अच्छा बॉलिंग किया। मैंने कल भी कहा था अपने वीडियो पे कि इंग्लैंड को अगर आप मौका देते हैं वापस आने का, तो वो आपको तीसरा वनडे जीतने बहुत मुश्किल से देगी, अगर वो जीतने देती है तो। तो यहाँ पे इंडिया को बहुत ही हार्ड क्रिकेट खेलनी होगी, एक पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी होगी तीसरा मैच जीतने के लिए। आज इंडिया हारी है, नो डाउट, हार जीत चलते रहता है, बट जिस तरह से हारी मैं उस तरह से खुश नहीं था। मतलब इंडिया ने एक तरह से सरेंडर किया है आज का मैच। बॉलिंग में तो जब 6 विकेट गिरा दिए थे 150 रनों के, वहाँ इंग्लैंड 250 के करीब पहुंचा, और जब 250 के करीब पहुंचा तो एक मतलब सम्मानजनक टोटल होता है 250 रन, और वहाँ से मैच जीतना मतलब आसान तो नहीं था, लेकिन फिर भी एक फाइटिंग टोटल थी, और अगर इंग्लैंड वहाँ से फाइट करती तो डेफिनेटली वहाँ से जीत भी सकती थी, जो कि उनके बॉलर्स ने वही करके दिखाया। स्टार्टिंग में इंडिया पे कंटिन्यूस बैक टू बैक 3 मेडन ओवर्स फेंके, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हुआ, और रोहित शर्मा गैर जिम्मेदाराना शॉट खेल करके मतलब अपनी पुरानी कमज़ोरी को उभार करके आउट हो गए। कभी कभी लगता है कि रोहित शर्मा को अब तो वो 34-35 साल के हो गए, अब अपनी कमजोरी पे क्या वर्कआउट करेंगे, लेकिन उनको ये अपनी ये कमजोरी बहुत पुरानी है उनकी, और उनको इस पे वर्कआउट करना चाहिए। इतने साल तक वो आईपीएल खेलते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स खेलते हैं, तो वहाँ पे अगर ये बार बार ये गलती कर रहे हैं तो बॉलर या कोई भी सामने वाला टीम होगा वो यही देखेगा कि रोहित शर्मा के सामने एक लेफ्ट आर्म सीमर्स को लाया जाए और बॉल को अंदर मूव कराया जाए, तो वो अपने विकेट थ्रो अवे करके चले जाएंगे। सेम चीज़ ये सिनारियो ये चीज़ विराट कोहली के साथ भी हो रही है कि फिफ्थ या सिक्स्थ स्टंप को वो छेड़खानी करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। अगर वो रन मारने के चक्कर में जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 रन 2 रन के लिए अगर आउट होते हैं तो दोस्तों ये अच्छा मुकाबला हुआ, और इस मैच इंग्लैंड को इस मैच जीतने से ये टूर्नामेंट पूरा खुल जाएगा, और जो फाइनल थर्ड ओडीआई होगी वो एक तरह से पूरी की पूरी फाइनल मैच की तरह होगी, कि जो भी टीम जीतेगी वो सीरीज़ जीतेगी। तो यहाँ पे रोहित शर्मा को कुछ अच्छा कारनामा करके दिखाना होगा, क्योंकि इंडिया की जो लास्ट सेना कंट्रीज़ में जितनी भी ओडीआई हुई है वो हार का सिलसिला चल रहा है। मेरे ख्याल से 2019 से इंडिया सेना कंट्री में हार ही रही है। शुरुआत न्यूजीलैंड से हुई थी, जहाँ पे वो 3-0 से हारे थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हारे, फिर साउथ अफ्रीका में 3-0 से अभी कोहली के सॉरी केएल राहुल की कैप्टनसी में हारे हम, और अभी फिर 1-0 से अप थे, और फिर आज का मैच हारने से 1-1 पे बराबर आ गए हैं। अगर अगला मैच हारते हैं तो इंडिया एक कंटिन्यूस 5वां या 6वां ओडीआई सीरीज़ होगा जो सेना कंट्री में वो हार रही है। तो यहाँ पे ये जिंक्स को ब्रेक करना होगा, और जिंक्स को ब्रेक करने के बाद दिखाना होगा, वही फैंस का भरोसा और टीम का भरोसा वापस जीतना होगा कि हम यहाँ से मैच का रुख मोड़ सकते हैं। मुझे इंग्लैंड टीम के लिए इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि इंग्लैंड के पास कोई भी नामी गिरामी बॉलर नहीं था। बैट्समैन टॉप क्लास के थे, बट बॉलर उनका उतना स्ट्रांग नहीं था। लेकिन आज जो इंग्लैंड टीम जीती है वो अपने बॉलर के दम पे जीती है। बैट्समैन ने उतना रन नहीं बनाया कि वो बोला जा सकता था कि हाँ ये विनिंग टोटल होगी। तो मैं इसलिए इंग्लैंड टीम के लिए ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अननोन प्लेयर्स और अननोन टीम के साथ उन्होंने मैच लड़ाया, और इंडिया की एक बेमिसाल जो बैटिंग कॉम्बिनेशन है उसको धराशायी किया। पूरा का पूरा उनके बैट्समैनों को चारों खाने चित किया है। हर बॉलर के अगेंस्ट, हर बैट्समैन के अगेंस्ट पे स्ट्रैटेजी मैं जो देख रहा था, मतलब जो मुझे विकेट पे बॉल जब पड़ रही थी तो मुझे लग रहा था कि हर बैट्समैन पे ये होमवर्क करके आए हैं, और हर बैट्समैन को ये उसी चैनल पे और उसी कॉरिडोर पे रख रहे हैं, और उसी पे ही विकेट ले रहे हैं। रोहित शर्मा अंदर आते हुए बॉल पे आउट हुए, विराट कोहली फिफ्थ और सिक्स स्टंप को छोड़कर आउट हुए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव को विकेट के करीब बॉलिंग की गई, तो वहाँ पे वो चॉप डाउन हुए। तो ऐसा लग रहा था कि स्ट्रैटेजी के साथ आए हैं। ऋषभ पंत का थोड़ा सा अनलकी था कि वो बॉल लो फुल टॉस गिरा, वो मारना चाहते थे इस तरफ, लेकिन गया सामने की ओर, और वो लूपिंग बॉल थी और वो कैच आउट हुए। तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन उनको जरूर चीज़ें सीखने में और समझने में आएगी। इंडिया ये टूर्नामेंट जीतेगा मुझे लग रहा है, और मैं अभी भी पॉजिटिव हूँ कि ये यहाँ से ये इंडिया टीम बाउंस बैक करेगी और ये सीरीज़ निकाल कर जाएगी, क्योंकि रोहित शर्मा एक मैच्योर कैप्टन दिखते हैं, और वो टूर्नामेंट को जीतने के लिए हर एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे, चाहे वो बॉलिंग यूनिट हो चाहे बैटिंग यूनिट हो। इंडियन टीम को यहाँ से हताश नहीं होना है।
आप बाउंस बैक कर सकते हैं। आपको पूरी सपोर्ट है मैनेजमेंट की और स्टाफ की। बस आपको ये देखना है कि जो भी टोटल मिले, या अगर चेस कर रहे हैं तो वो अपना उसी चेस के प्लान के अकॉर्डिंग खेलें। अगर वो रन सेटअप कर रहे हैं तो उस हिसाब से ही अपनी बैटिंग को ऊपर नीचे करें, और इस कारण से वो जीत सकते हैं आराम से ये मैच और ये सीरीज़ भी। तो मैं ऑल द बेस्ट कहता हूँ इंडियन टीम को कि थर्ड मैच के लिए, और कॉन्ग्रेचुलेसन इंग्लैंड टीम को कि उन्होंने बहुत ही अच्छा एक लो स्कोरिंग टोटल को फाइटिंग बनाया और वहाँ से मैच निकाल करके ऑलमोस्ट 100 रन से जीता, जो कि बहुत बड़ी मार्जिन होती है वनडे क्रिकेट में। मतलब 250 में अगर आप 100 रन से जीत रहे हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स बॉलर्स के साथ। एक भी आपका उसमें नामची गिरामी बॉलर नहीं था। बेन स्टोक्स बॉलिंग तक करने नहीं आया आज। तो 4 बॉलर के साथ वो पेस बॉलर के साथ वो उन्होंने पूरा प्लान रखा। विली, टॉपली, देन क्रेग ओवर्टन और देन आपके कार्स, ये 4 बॉलर उनके प्रमुख थे। मोइन अली और लिविंगस्टोन ने पार्ट टाइम बॉलिंग किया, और मोइन अली को तो 1-2 विकेट भी मिले, जो कि बैट्समैन अपनी गलती से थ्रो अवे करके गया। मुझे यहाँ पे लगता है कि इंडियन टीम ने विकेट्स को थ्रो अवे किया है, चाहे वो कोहली हो, चाहे वो ऋषभ पंत हो, चाहे वो शिखर धवन हो, चाहे वो आपके पांड्या हो, और आपके चाहे जडेजा हो। ये 5-6 बैट्समैन इंडिया के थ्रो अवे करके गए। पुअर सिलेक्शन ऑफ शॉट्स थे यहाँ पे, साफ नज़र आ रहा था कि कोई भी लैक ऑफ प्लानिंग चल रही थी उनके दिमाग में। पता ही नहीं था कि कैसे रन रेट लेके जाना है, किस इनिंग्स से किस पेस से उनको लेकर के खेलना है। ये सारा कैलकुलेशन टीम मैनेजमेंट करके भेजता है। बट इंडिया के 4 विकेट 3 विकेट अप फ्रंट ही गिर गए थे, तो सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पर आ गया था, जो कि उतनी देर तक सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। इसीलिए ये मैच इंडियन टीम इंडिया हारी, जो कि एक बिटर पिल टू स्वेलो है। जहाँ पर आप पहला मैच इतने डोमिनेशन के साथ जीते और सेकंड मैच आप 100 रन से हार रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लूपहोल नज़र आ रही है, उसको उनको गैप को फिल करना होगा और दिखाना होगा दुनिया को कि हम अभी भी वर्ल्ड चैम्पियन हैं और वर्ल्ड बीटर हैं। और उम्मीद करता हूँ कि थर्ड मैच इंडिया एक डोमिनेशन के साथ जीते। इसी के साथ आज का मैच इंडिया फैंस के लिए निराशजनक थी, बट आगे अच्छा होगा और हम बेटर करेंगे और सीरीज़ भी जीतेंगे। तो इसी के साथ मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।